Hello students, welcome to the new lecture series of statistics. Statistics एक ऐसा चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर है। एक तो ऑब्वियसली 11th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ में हमारे जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन ही आएगा, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि 2-3 क्वेश्चन तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से मिल जाएंगे। तो 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक थोड़ा बहुत, तो वो हम लोग रिवाइज करेंगे इस वाले चैप्टर में। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हम लोग मीन डेविएशंस, डिस्पर्सन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का हिंदी में मतलब है सांख्यिकी। करते क्या है हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अभी तो बेसिक है, बट ऐसे हायर स्टडीज़ में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस और पता चलेगी, है ना। इंडस्ट्रीज़ में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही वास्ट, बहुत ही वाइड स्प्रेड इसका एप्लीकेशन है। ओके, मतलब आप इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि इसके लिए इस एक चैप्टर के बेसिस पे देर आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज डेडिकेटेड टू स्टैटिस्टिक्स ओनली। कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, ऑब्वियसली नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI। ठीक है, कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है, पढ़ाई क्या और रिसर्च होती है ना। अभी हम लोग फ़िलहाल क्या करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालाइज है ना। डाटाज को कलेक्ट करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके देखेंगे और फिर उनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसीज होंगी। ओके, उन सेंट्रल टेंडेंसीज मतलब मीन, मीडियन, मोड, इस सब के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या एम्पेरिकल फार्मूला होता है इनको कनेक्ट करने का। और फिर हम लोग ये समझेंगे कि कई बार सेंट्रल टेंडेंसीज हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, तो उसके लिए फिर अपने को मीन डेविएशंस कैलकुलेट करना पड़ता है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ जाता है। ओके, तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। कलेक्शन, तो डाटा का कलेक्शन बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से होता है ना। सेंसस होते हैं, जैसे अगर हम क्लास की बात करें, जैसे मैं टीचर हूँ, है ना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सपोज करो कि मैं एक बैच में 25 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली तो मैं इससे ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ, बट ऐसे फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 25 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे टेस्ट लेना है ना, फिर मुझे कल को PTM भी मान लो करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग करना है, तो मेरे पास तुम सबका डाटा होना चाहिए। ओके, तो वो डाटा को मैं कलेक्ट करूँगा, टेस्ट लूँगा, तुम्हारे मार्क्स कलेक्ट करूँगा, फिर उनको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, एनालाइज करूँगा और फिर उसको जो भी पूछेगा उसको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डील करेंगे। ठीक है, कलेक्शन तो छोड़ो, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन से। क्या क्या मेथड होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज के, और फिर उसको एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड्स। तो रिप्रेजेंटेशन की बात अगर करें हम लोग, तो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ डाटाज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी छोटे क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट बनाना, है ना, हिस्टोग्राम। ये सब बातें हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ तो हम लोग अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डाटा का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही क्रूडली अगर बात करें, मतलब सबसे आसान और सबसे ही अनयूजफुल डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है अनग्रुप, मतलब ऐसे ही डाटा को रिप्रेजेंट कर देना। ओके, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अनग्रुप्ड डाटा। ओके, और फिर आ जाता है ग्रुप डाटा। देखो, जब
कुछ डाटा का कलेक्शन जब कम होता है ना, छोटे डाटाज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होता है, तब तो बेहतर है कि उनको ऐसे ही बिना किसी ग्रुपिंग के लिख दो। 3-4 डाटा है ना, तो मान लो कि मैं 5 ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो 5 लोगों के मार्क्स तो मुझे ऐसे ज़बानी याद हो जाएंगे, तो उसमें उसको क्या ही रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर जैसे सेंसस हो रहा है, जनगणना हो रही है पूरे हिंदुस्तान की, है ना, कितने लोग हैं, कितने उसमें से ग्रेजुएट हैं, कितने कौन सी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स डाटा जो होगा वो ऐसे अनग्रुप डाटा तो लिखा नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर हमने ग्रुपिंग करनी पड़ती है डाटा की। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और ग्रुप डाटा में भी फिर 2 मेथड आ जाते हैं, वी कैन से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब ये क्या चीज़ है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई 25 लोगों का एक बैच है, ठीक है। अब मैंने एक कोई मैथ्स का टेस्ट लिया, आउट ऑफ 20 मैंने तुम्हारे मार्क्स ऑब्जर्व किए और उनको नोट किया, ठीक है। तो सपोज चलो मैं लिख देता हूँ ना, मैथ्स टेस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्या क्या मार्क्स है। सपोज कि 2 लोगों ने 2-2 नंबर ऑब्टेन किए, फिर कोई 2 लोगों ने मान लो 3-3 नंबर ऑब्टेन किया, किसी एक का 5 नंबर आ गया, है ना। कोई मान लेते हैं 2 लोगों ने 7 नंबर ऑब्टेन किए उसमें से। चलो मान लिया कि कोई 3 लोग हैं जिन्होंने 8 मार्क्स लिए, कोई, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। फिर चलो कुछ मान लेते हैं एक लोग ऐसा है, एक स्टूडेंट ने 13 मार्क्स लिए, 2 स्टूडेंट के 14 मार्क्स आए, 2 लोगों के 16 मार्क्स आए, है ना। कितना हो गया, काउंट करें एक बार, 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, मान लेते हैं 2 लोगों के 20 मार्क्स आ गए, ठीक है। ये 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो अभी जैसे मैंने ये डाटा को नोट कर रखा है, ऐसे कोई भी ग्रुपिंग नहीं है इसमें, दिस इज रॉ डाटा विच विल बी कॉल्ड एज अनग्रुप डाटा, ठीक। ये अनग्रुप डाटा हो गया। अब इसी डाटा को मैं, जैसे ये छोटा है, अब तुम इसी से इमेजिन करो कि ये बहुत ही बड़े डाटा जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। मान लो 1000 लोगों का बैच होता, कहीं कहीं पे होता है, ठीक है ना। तो उन 1000 लोगों के मार्क्स ऐसे तो लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसकी हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग में चलो फिर मैं, ये तो हो गया अनग्रुप्ड, और फिर ग्रुपिंग में मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की ये ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ठीक। कैसे, चलो मैंने एक टेबल बनाया, टेबल के पहले कॉलम में मैंने मार्क्स लिख दिए, मार्क्स, दूसरे कॉलम में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं। 3 मार्क्स और क्या क्या मार्क्स हैं, 7 है, 8 है, 11 है, 13 है, 14 है, 16 है और 20 है। 3 नंबर कितने लोगों ने लिया, 2 लोगों ने, 5 छूट गया, देखो इसमें, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। 5 है 1 लोगों का नंबर, 7 है 2 लोगों के, 8 है 3 लोगों के, 11 है 3, 3, 6, 2, 8 लोगों के, 13 1 लोगों का, 14 2 लोग, 16 2 लोग और 20 2 लोग, टोटल काउंट कर लिया जाए, 6, 7, 15, 20, 25, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 25 हो गए। तो इस तरीके की जो डाटा की ग्रुपिंग है, ऐसा टेबल एक बना दिया जिसमें पहले ये मार्क्स लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, मार्क्स को हम लोग इंडिविजुअल डाटा ऐसे एक्सआई लिख देते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने लोग हैं जिन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए, इनको फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है, तो ऐसे एफआई करके लिख दिया। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, ये कहलाया हमारा क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप फिर से इमेजिन करो कि ये तो चलो अभी कम डाटा है ना, वही 1000 लोगों का डाटा होता है, 1 लाख लोगों का डाटा होता, तो इस तरीके से एक लोगों का मार्क्स ऑब्टेन करना या उसको टेबल के फॉर्म में लिखना विल अगेन बी अ क्वाइट tedious task, okay। So finally what we will do, we will group it as continuous frequency
डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसे करेंगे। अब इसको मैं ऐसे लिस्ट कर सकता हूँ, देखो जैसे मान लो कि डाटाज का जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले कॉलम में इंटरवल लिख लिया, इंटरवल ऑफ मार्क्स, ठीक है। दूसरे कॉलम में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए, ओके। अब देखें, चलो ऐसे बना लेते हैं कि 0 से 4 मार्क्स, फिर 4 से 8 मार्क्स, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, ठीक। तो ये नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं उसका एक कंटिन्यूअस वो बना दिया हमने, एक इंटरवल बना दिया कि भैया 0 से 4 के बीच में कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो 2 लोगों ने, देखें 2 लोगों ने 2 नंबर लिया था, 2 लोगों ने 3 नंबर लिया था, तो 0 से 4 के बीच में 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। 4 से 8 में, अच्छा एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे 4 2 जगह पे है, तो हायर लिमिट पे जैसे अगर किसी का मार्क्स 4 रहता तो उसको हायर में लिखते या लोअर में लिखते, ये हमारी मर्जी है, किसी एक में लिख लेना। जनरली तो हम लोग हायर वाले में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से 8 में गिने, 4 से 8 में 5, 7 और 8, तो 3 2 5 1 6 लोग आ जाएंगे 4 से 8 वाले में। 8 से 12 वाले में 8 को तो हम 4 से 8 वाले में नोट कर चुके हैं, तो 8 से 12 वाले में 11 वाला आएगा सिर्फ 8, और 12 से 16 में 13 14 दोनों आ जाएंगे, 16 भी आ जाएगा, तो 2 2 4 1 5 हो गया, और 16 से 20 में 2 लोग आ गए, काउंट कर लिया जाए तो देखो ये 25 हो गया। तो इस तरीके की ये जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाया हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो अभी फ़िलहाल हमने यही समझा इस वाले लेक्चर में कि स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और डाटा का रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीक़ों से होता है। इसके अलावा और भी रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं डाटास के, ठीक है। कौन कौन से, जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं पाई चार्ट, है ना, हिस्टोग्राम पढ़ते हैं हम लोग, और भी ग्राफिकल मेथड्स हो सकते हैं, बार ग्राफ, ठीक है। तो ये सब हम लोग अभी, ये हमारा ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द succeeding lecture, in the following lecture we will study about central tendencies, सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसीज होंगी, मीन होगा हमारा, ठीक है, मीडियन होगा और मोड होगा। इन तीनों के बारे में, तीनों तरीके के जो डाटा हैं, अनग्रुप डाटा, ग्रुपिंग में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, तो उन तीनों ही तरीके के डाटा के लिए ये मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Do not forget to like the video and subscribe the channel, okay.